अक्षत है, चंदन है, अपनों का अपनों के बीच आत्मीय अभिनंदन है। स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री आलोक चटर्जी स्मरण में आयोजित 3 दिवसीय आहन नाट्य समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह जो आयोजन है, यह तीसरे दिन का आयोजन है, जिसमें हम मंचन देखेंगे त्रासदी का। यह जो मंचन है, इसके लेखक हैं श्री मानव कौल। इसमें अभिनय किया है श्री अखंड शर्मा ने और निर्देशन किया है श्रीमती शोभा चटर्जी जी ने। आहन शिक्षा, संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति भोपाल के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली, संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आप सभी सम्मानित गुणीजनों, कला प्रेमियों, रंग प्रेमियों एवं दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आइए हम देखते हैं मानव कौल द्वारा लिखित नाटक त्रासदी। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि मेरे घर का नाम कोपल था। कोपल। गांव में, मेरे घर में मुझे आज भी सब कोपल ही बुलाते हैं। कोपल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? असल में मुझे भी नहीं पता था। मुझे याद है एक दिन माँ मुझे स्कूल छोड़ने जा रही थी, मैं उनकी उंगली पकड़े हुए चल रहा था। तब मैंने माँ से आखिरी बार पूछा था, माँ ये कोपल का क्या मतलब होता है? मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि ये क्या नाम है कोपल, इससे अच्छा तो कपिल रख लेता, वो तो देव भी है। मेरी माँ मुझे एक पेड़ के पास ले गई और कहा कि इन पत्तों को छू। मैं पत्तों को छूने गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े वाले नहीं, वो जो छोटे पत्ते हैं ना, जो अभी अभी आए हैं हल्के पीले से, उन्हें छू। मैंने छुआ। ओह माँ, ये तो कितने, हाँ ये कोपल है, इन्हें कोपल कहते हैं। माँ ने कहा, पर ये तो कितने कमजोर है माँ। मैंने कहा, नहीं ये कमजोर नहीं है, ये कोमल हैं, जैसा तू है। पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त माँ से कहा था कि माँ, अगर ये कोमल से दिखने वाले पत्ते मैं हूं तो ये पेड़ आप हो। मैं इस बात को बहुत पहले भूल चुका था। अब मैं मुंबई में रहता हूं, यहीं जॉब करता हूं। गांव तो जाने कब का छूट चुका था। कल शाम की बात थी, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, महीने का अंत चल रहा था, तो मेरे सिर पर बहुत काम था। मेरी डेस्क पर फाइलों का ढेर था, सिर कंप्यूटर में घुसा पड़ा था। तभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा सोनी जी का फोन। सोनी जी गांव में हमारे पड़ोसी थे और मैं इस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैंने फोन उठाया। हेलो जी, बोलिए। हेलो सोनी जी, अरे बोलिए बेटा। हाँ सोनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या सोनी जी? बेटा, तेरी माँ कल रात अचानक चल बसी। तू है वहां कोपल? हेलो बेटा, हाँ मैं हूं यहाँ। तू बस जल्दी आ जा बेटा। हाँ ओके। मैं वापस काम करने लगा था। काम करते करते लगा सब ठीक तो है,
मैंने ऑफिस के अपने दोस्तों को देखा, वो सब भी मस्ती कर रहे थे। मुझे लगा शायद इस बीच कुछ घटा ही नहीं था, कोई फ़ोन नहीं आया था। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। तभी काम करते करते मुझे भीतर कुछ खाली खाली सा लगने लगा। मुझे कुछ चाहिए था, कुछ है जो मुझे मिल नहीं रहा था। मैं अपनी डेस्क पर चीज़ें ऊपर नीचे करने लगा, फाइलों में टटोलने लगा, टेबल के दराज खोलकर ढूंढने लगा। तभी मेरे दोस्त ने मुझे देखा और पूछा, क्या बे, क्या ढूंढ रहा है और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने देखा मुझे बहुत पसीना आ रहा था। इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं सीधा अपने दोस्त के पास गया और उससे कहा कि देख, मुझे कहीं बुखार तो नहीं है। उसने मेरा माथा देखा, गले पर हाथ रखा, नहीं बुखार तो नहीं है। पर हुआ क्या बे तुझे? पता नहीं क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि यार मेरी माँ नहीं रही। मैं सीधा अपने बॉस के केबिन में गया। बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए अभी। मैंने उन्हें कारण बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, या ऐसा करो तुम 13वां खत्म करके आना। नहीं नहीं, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा वापस। इतने दिन क्या करूंगा गांव में, और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो मुझे आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने अगले दिन की फ्लाइट बुक की। दोपहर की फ्लाइट सस्ती थी और सुबह की बहुत महंगी। ये आजकल फ्लाइट कितनी महंगी हो गई। पर मुझे जल्दी जाना था तो मैंने सुबह की फ्लाइट बुक की और मैं अपने घर आ गया। मैं बिल्कुल सुबह का आदमी नहीं हूं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि लोग सुबह सुबह उठते कैसे हैं, क्या करते हैं। ब्लडी मॉर्निंग पर्सन। आज मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी आंखें जल रही थी, सिर भारी लग रहा था, पसीना तो देखो कितना आ रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने वापस सोने की कोशिश की, पर जैसे ही आंखें बंद करता लगता कुछ छूट जाएगा, कहीं फ्लाइट में छूट जाए। इस डर से मैं तुरंत उठ जाता। मैं नहा चुका था, अपना पूरा सामान बांध चुका था, पर सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपने कमरे के चक्कर लगाने लगा। सोचा चलता रहूंगा तो शायद वक्त जल्दी बीत जाएगा। तभी अपनी बुक शेल्फ पर मेरी निगाह एक किताब पर गई। क्या हो रहा है आज? आज पहली बार इतनी किताबों के बीच मेरी निगाह उसी एक किताब पर गई थी। मैक्सिम गोर्की की मदर, पेलागिया निलोवना। गोर्की ने यह किताब अपनी मां के लिए लिखी थी। जब मैंने इस किताब को पढ़ा था बहुत पहले, तब मेरे भीतर एक रियाती सी इच्छा जागी थी कि काश मेरी मां भी पेलागिया निलोवना की तरह महान मां होती। मुझे लगा था उन्होंने मुझे धोखा दिया है। वो हो सकती थी, उन्हें महान होना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हुई? एक तो हमारी माँ महान क्यों नहीं हो पाती हैं? मुझे याद है मैंने उनसे कभी ठीक से बात ही नहीं की थी। वो कहती क्या हुआ है, रहने दो। अरे कोपल हुआ क्या है, मैं नाराज हूं आपसे। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि मैं उनसे क्यों नाराज था। अब लगता है कि मैं कौन सा गोरकी हो गया था। मैंने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। मैंने अपना सामान उठाया और एयरपोर्ट के लिए रिक्शा पकड़ लिया। सुबह का वक्त था, सड़कें खाली थी। मैं अपने समय से बहुत पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। अपना सामान चेक इन करने के बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट में घुसा तो मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे लगा अभी मुझे एक गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो ये आंखों की जलन और सिर का भारीपन सब दूर हो जाएगा। मैं भाग के एक कैफे में गया, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी ली और वापस अपनी फ्लैट के गेट पर आकर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी,
फ्लैट में अभी टाइम है। लगता है एयरपोर्ट का एसी काम नहीं कर रहा है। मुझे कितना पसीना आ रहा है। आंखें अभी भी जल रही हैं, सिर भारी लग रहा है। ये कॉफ़ी भी फ्रॉड बनाई है। हर काली कड़वी चीज कॉफ़ी नहीं होती। मैं बहुत देर से एक औरत को देख रहा था। वो एयरपोर्ट के वॉशरूम के पास वहीं खड़ी हुई थी। ना वो भीतर जा रही हैं, ना ही कहीं और। वो बस वहीं खड़ी हुई थी। उन्हें पता नहीं था शायद कि महिलाओं का वॉशरूम दूसरी तरफ। पता नहीं क्या चक्कर है, कोई उन्हें कुछ पता ही नहीं रहा। मैंने माँ से आखिरी बार कब बात की थी? अभी तो की थी, कुछ दिन पहले। मैंने अपना फोन निकाला और देखा 15 दिन पहले। मैं फोन में उनका नाम लिखा हुआ देख रहा था। अभी फोन कर दूं? क्या दूसरी तरफ से उनकी आवाज आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्या उनकी आवाज अब दूसरी तरफ से कभी नहीं आएगी? मैंने मैसेज में जाकर उनका आखिरी मैसेज चेक किया। वही एक बात जो वो हमेशा पूछती थी, तो क्या लिख रहा है आजकल? मैंने जवाब में लिखा था, माँ ऑफिस में हूं, काम में व्यस्त हूं, फोन करता हूं। 3 रूखे वाक्य मैंने जानबूझकर लिखे। 2 साल से मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी। मैं नाराज था उनसे, बहुत नाराज। वो औरत मुझे बहुत परेशान कर रही है। उन्हें बता दूं कि वो गलत खड़ी हुई हैं? सुनिए आंटी, आपका वॉशरूम। मुझे अचानक उनके पास से एक खुशबू आई। मैं इस खुशबू को पहचानता था। ये तो मेरी माँ की खुशबू थी। ये उनके पास से कैसे आ सकती थी? असल में मेरी माँ बहुत काम करती थी। वो मेन बोर्ड स्कूल में टीचर थी। उनकी तनख्वाह कुछ 700 रुपये थी। टीचरी खत्म करके वो घर आकर कुछ ट्यूशन कर लेती थी, जिससे ऊपर का कुछ पैसा उन्हें मिल जाता था, 150-200 रुपये। फिर घर आकर सारा काम खत्म करके वो जैसे ही मेरे पास आती थी तो मैं उन्हें देखते ही उनसे चिपक जाता था। माँ, दूर हट हट हट, चीख चीख, तू बेटा, मैं पसीने पसीने हूँ, पहले मुझे नहा तो लेने दे। माँ, मुझे आपकी ये खुशबू पसंद है। खुशबू? वो आश्चर्य से पूछती। हाँ माँ, बताओ ना ये क्या खुशबू है? दूर हट हट, दूर हट बेटा। बेटा, ये थकान है, मैं थक जाती हूँ। मैं मुंह बना लेता तो वो प्यार से कहती, इधर इधर, ये थकान की खुशबू है, बस थकान की खुशबू। मुझे लगता था ये थकान की खुशबू सिर्फ मेरी माँ के पास से आ सकती थी, पर ये तो उनके पास से भी आ रही थी। मुझे याद है जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं माँ के बिस्तर में चुपके से छुप जाता था और उनके आंचल को पकड़कर एक गहरी सांस लेता था। और मुझे इतनी गहरी नींद आती थी। मेरी माँ जितना ज़्यादा थकती थी मैं उतना गहरा सोता था। मैं फिर से वो थकान वाली खुशबू सूंघ लेना चाहता था। मैं धीरे से उनके पास गया, अपनी आंखें बंद की और जैसे ही मैंने एक तेज खुशबू भीतर खींची तो वो पलट गई। हाँ, नमस्ते। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ, माँ, मैं कोपल। माँ, 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 मैं अब आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं था नाराज। माँ, माँ, मैं आपको फोन करने वाला था। माँ, माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो? माँ, माँ,
आपका वॉशरूम उधर है। माँ ये क्या जिद है? माँ माँ सुनिए, ये बैग दीजिए मुझे, लाइए लाइए बैग दीजिए मुझे। तभी मैंने देखा हमारे आसपास कुछ लोग इकट्ठे हो गए। उसी वक्त एक आवाज आई, ओए क्या बात कर रहा है मेरी माँ से? ए भाई सुन। अरे बेटा वो था, मैं नहीं था। मैंने उस औरत को देखा, उनका बैग उन्हें वापस किया और भीड़ से जल्दी में कहा कि सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं आज क्या हो रहा है। असल में आज मेरी माँ, पर तब तक देर हो चुकी। कुछ लोगों ने मुझे धक्का दिया, कुछ झापड़ भी पड़े, मैं गिर पड़ा। और फिर वही हुआ जो भीड़ एक आदमी के साथ करती है। मैं लड़खड़ाता संभलता वापस अपनी जगह आकर बैठ गया था। पता नहीं क्यों, पर मार खा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी आंखों में अभी भी जलन थी, पसीना अभी भी आ रहा था, पर मार खाने के बाद सिर का जो भारीपन था वो हल्का हो गया था। वाह, पिटने के अपने फायदे हैं। तभी हमारी फ्लाइट अनाउंस हुई और मैं तुरंत जाकर लाइन में लग गया। तो क्या लिख रहा है आजकल? माँ हमेशा पूछती थी। असल में मेरी माँ शिद्दत से लेखक हो जाना चाहती थी। पर मेरे पिता को यह बात मंजूर नहीं थी। मेरी माँ लिखना चाहती थी, इसलिए पिता को घर में कहीं भी पेन दिखता तो वो तोड़ देते। मुझे मेरे पिता बहुत कम ही याद है। मैं बहुत छोटा था जब वो चल बसे। मेरी माँ जब भी मेरे पिता के बारे में मुझे बताती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पिता असल में एक सैनिक हैं, जिनका काम था माँ पर पहरा देना। मेरे पिता जब तक जिंदा थे उन्होंने माँ पर कड़क पहरा दिया था। लाइक अ ट्रू सोल्जर, लाइक अ ट्रू सोल्जर। मेरी माँ बहुत सुंदर थी। तांबई रंग, दुबला पतला, लंबा कद, घने बाल। इसलिए पिताजी काम पर जाने के पहले घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर जाते थे। मैं अपने बाप से बहुत चिढ़ता था। क्रूर आदमी साला, क्रूर आदमी साला। कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मेरी मां बताती थी कि उसी क्रूरता के बीच कहीं मैं पैदा हुआ था। और मां ने सालों बाद कोमलता को छुआ था, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम कोमल रखा था। वो कहते थे, सुन तू कोमल है, हमेशा कोमल ही रहना। यह नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जब पिताजी नहीं रहे तो मुझे लगा माँ अब खूब लिखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ, ये क्या आप कोरे पन्नों के सामने खाली पेन से खेलती रहती हो? आप लिखती क्यों नहीं हो? लिखो, आपको जो लिखना है, आपको पूरी आजादी है। तो वो कहती, इतना आसान है क्या? बेटा, मेरे अंदर कई सालों का गुस्सा भरा है और गुस्सा आदमी को कठोर बना देता है। मैं गुस्सा नहीं लिखना चाहती, मैं कुछ अच्छा लिखना चाहती हूँ। मेरी माँ एक शब्द भी नहीं लिख पाई थी, इतना गुस्सा भरा था उनके भीतर। और वो पढ़ती बहुत थी। हाँ, बाप रे,
वो हर वक्त किताबों से घिरी रहती थी। और एक मैं था उनका गधा बच्चा, जिसे पढ़ने की पूरी आज़ादी थी, पर मुझे ना तो पढ़ना अच्छा लगता था ना ही लिखना। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ कैसे लेते हैं। अरे मैं तो इन किताबों का इस्तेमाल करता था सो जाने के लिए। हाँ, मुझे लगता था ये किताबें नहीं है, ये नींद की गोलियां हैं, इन्हें खाओ और टप से सो जाओ। पर मेरी माँ जिद्दी थी। वो रात को मेरे सिरहाने एक किताब रख दिया करती थी और बोलती थी ना 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 ना, ऐसे नहीं, हमेशा पढ़कर ही सोना। ठीक है माँ, पढ़कर ही सोऊंगा। मैं पहला पन्ना तो क्या जजराते हुए पढ़ जाता था, पर दूसरे पन्ने पर आते ही मुझे लगता था कि जैसे मेरी पलकों पर किसी ने ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए हों। मैं पूरी ताकत लगाता कि भाई एक वाक्य, कुछ शब्द तो पढ़ लेने दे। पर क्या मजाल की पलकें खुली रहे, वो पट से बंद हो जाती और मैं खर्राटे लेने लगता। फिर सुबह माँ आ जाती तो सुना वो कहानी जो रात में पढ़ी है। ठीक है माँ, मैं पहला पन्ना तो क्या जजराते हुए सुना देता, पर दूसरे पन्ने पर आते एक झूठ शुरू कर देता था और उस झूठ को जैसे तैसे घुमा फिरा कर माँ के सामने झूठी कहानी सुना देता और माँ खुश हो जाती थी। ये क्या बात है? अरे जब मेरी माँ को मेरे झूठ पर ही मजा आ रहा है तो पढ़ना क्यों? मैंने तुरंत पढ़ना कर दिया और मैं बढ़िया चादर तान कर सोता था। सुबह सुबह एक बढ़िया अंगड़ाई लेकर उठता था और माँ को पूरी झूठी कहानी सुना देता था और माँ हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी। ओह, मेरी माँ क्या हंसती थी, क्या हंसती थी वो। अरे नहीं, वो हंसती नहीं थी, वो कुछ लोग होते हैं ना जो हंसते नहीं है, वो क्या कहते हैं। मेरी माँ खिलखिलाती थी। हाँ, मेरी माँ खिलखिलाती थी। फिर एक दिन माँ ने मुझे बुलाया। गोपाल, भारी आवाज। हाँ माँ, इधर इधर इधर। मेरी माँ जब भी मुझे ऐसे बुलाती थी तो मुझे लगता था कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हाँ माँ, सुन, तू जो मुझे कहानियां सुनाता है ना, हाँ, तू उन्हें लिख दिया कर। अरे माँ, मैं रात भर जाग जाग कर वो कहानियां पढ़ता हूँ और उन्हें क्यों लिखना, वो तो पहले से ही किताबों में लिखी हूँ। चल झूठे, मुझे पता नहीं है क्या? किताबों की कहानियां अलग है और जो तू मुझे सुनाता है वो अलग। ओ, कितनी तेज औरत है ये, चालाक। मतलब इन्हें शुरू से पता था कि मैं झूठ मूठ बोल रहा हूं, पर इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, बस मेरे मजे ले रही थी। माँ, आप कितनी छोटी हो। ए, सॉरी सॉरी माँ, जब आपको पता है ये सब झूठ है तो फिर इसे क्या लिखना। माँ, बेटा ये झूठ नहीं है, ये तेरी कल्पना है और ऐसे ही तो सब लिखते हैं। मतलब जो किताबों में लिखा है वो सब झूठ है। हाँ, झूठ, कल्पना एक ही बात है। अरे बाप रे, मेरे दिमाग में हो गया विस्फोट। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको अचानक पता चले कि इस दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उनमें सब झूठ झूठ लिखा है। मतलब सब झूठ पेल रहे हैं क्या? अगर सब लोग झूठ ही पेल रहे हैं तो मैं तो क्या गजब झूठा आदमी हूँ, मैं तो पैदाशी झूठा आदमी हूँ। फिर क्या था, मैंने लिखना कर दिया बंद और मैं सुबह सुबह माँ को एक पूरी झूठी कहानी सुनाता और माँ मेरा झूठ पढ़कर खुश हो जाती। कितनी सही सेटिंग हो गई थी। नींद की नींद, कहानी की कहानी, और पढ़ना भी नहीं पड़ता था। आपको पता है मुझे विंडो सीट मिली थी प्लेन में। मुझे अचानक से विंडो सीट का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। छोटे सुखद आश्चर्य जैसा कुछ। मुझे हवाई जहाज शुरू से ही बहुत पसंद है।
अरे मेरा छोड़िए, मेरी माँ तो हवाई जहाज के पीछे पागल थी। हाँ, बचपन में गांव में हमारे घर के ऊपर से जब भी हवाई जहाज गुजरता था तो मैं और मेरी माँ तुरंत घर से बाहर आ जाते थे और उसे आश्चर्य से देखते थे। माँ के मुंह से निकलता तो बेटा हाई जहाज, और फिर हम उसे टाटा करते थे, टाटा 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 टाटा। गोपाल, हाँ माँ, बेटा हाई जहाज का दिखना बहुत शुभ होता है? ये ले 1 रुपए, जा पेड़े ले आ। हवाई जहाज के दिखने पर हमारे यहाँ पेड़े आते थे। पर हम ज्यादा पेड़े खा नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे घर के ऊपर से महीने 2 महीने में एक आध हवाई जहाज बमुश्किल गुजरता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे थोड़ा बड़े होते होते हमारे घर के ऊपर से हवाई जहाज के निकलने की तादाद बढ़ती रही। पेड़े बहुत महंगे थे, हम बताशों पर आ गए। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन में हमारे घर के ऊपर से 2-2 हवाई जहाज गुजर जाते थे। भाई बताशे भी तो पूरे महीने चलाने होते थे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हर बार हवाई जहाज के दिखने पर एक बताशा मुंह में रख लिया। इतने पैसे नहीं थे। ये 2 हवाई जहाज के चक्कर में हम फंस गए थे। तभी माँ को एक तरकीब सूझी। हमारे घर के ऊपर से जैसे ही दूसरा हवाई जहाज गुजरता था तो मैं और माँ ऐसा बिहेव करते थे। मैं माँ से कहता था, माँ कोई आवाज आ रही है क्या? माँ तुरंत कहती थी, पीछे से कोई ट्रैक्टर जा रहा है शायद। हम उसे सुनते ही नहीं थे। अरे ये तरकीब बहुत काम आई। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी माँ की तनख्वाह 700 रुपए थी। पहली तारीख को माँ को जब भी तनख्वाह मिलती थी तो वो उन रुपयों को लाकर सीधा भगवान की अलमारी में रख देती और कहती थी, गोपाल इस बार इन पैसों को पूरा महीने चलाना है, एकदम बिल्कुल। मैं कहता था, माँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा महीना चलाएंगे। क्या खाक चलाएंगे? वो पैसे 20 से 25 तारीख तक आते आते कहीं अपना दम तोड़ देते थे। और फिर महीने के आखिरी हफ्ते में ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर से दुखों भरा दूसरा हवाई जहाज गड़गड़ाता हुआ निकल रहा। गड़गड़ 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 गड़गड़, दुख ही दुख। गड़गड़ 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 गड़गड़, दुख ही दुख। गड़गड़ 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 गड़गड़, दुख ही दुख। फिर ये तरकीब काम आती थी। हम उस दुख को देखते ही नहीं थे, हम उस दुख को सुनते ही नहीं थे। माँ अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती थी कि बेटा दुख को देखो नहीं तो वो है ही नहीं। वाह, दुख को देखो नहीं तो वो है ही नहीं। फिर एक दिन मैंने माँ को आवाज, माँ, उन्हीं की तरह भारी आवाज, क्या है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक दूंगी रखकर। सॉरी, ऐसा क्या नाराज हो रही हो? आपकी नकल कर रहा था ना। माँ मुझे आपसे एक गंभीर सवाल पूछना है। तो सुनो माँ, ये भगवान की अलमारी क्यों है हमारे घर में? खाली पड़ी रहती है, इसमें तो भगवान जी है ही नहीं। बेटा ये तेरे बाप के साथ चले गए हैं, मतलब ऐसे उठे और ऐसे चले गए। हाँ मैं नास्तिक हूं ना। छी, क्या माँ आप नास्तिक हो? हाँ अरे ये क्या बात हुई? माँ कहाँ नास्तिक होती हैं? कौन सी माँ नास्तिक है? नहीं माँ, हाँ मैं नास्तिक। मैं नहीं हूं। मैंने तुरंत ऊपर देखकर कहा, मैं नहीं हूं भगवान जी, ये ही हैं। और आप इस औरत की बातों में मत आना, अपनी सेटिंग एकदम सही चलती रहनी चाहिए। मुझे देते रहो चीजें।
तभी माँ ने कहा तू भी नास्तिक है। माँ पाप लगेगा, आपको बता देता हूँ मैं। बेटा हम सब नास्तिक हैं? हाँ थोड़े से आस्तिक हैं। देख इस दुनिया में 10 धर्म हैं, उनमें से 9 को तो तू नहीं मानता है, बस एक को मानता है ना। तो उन 9 धर्मों के लिए हम सब नास्तिक हुए ना। मैं तो बस एक और धर्म को नहीं मानती हूँ। लो कर लो बात, देखा कैसे घुमाती हैं। पर मेरा नाम भी कोपल है, ऐसे हार मानने वाला नहीं था। मैंने माँ से कहा कि अच्छा तो माँ, तो आपका कहने का मतलब है मैं भी भगवान जी को ना मानूं? तू तो मानेगा। ओ रुको रुको, मैं क्यों मानूंगा? हैं? क्योंकि तू पुरुष है ना। छी, मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। अरे गधे, मेरे बेटे होने के साथ साथ तू पुरुष भी तो है। और दुनिया के हर धर्मों में पुरुषों की भूमिका मुख्य होती है, इसलिए वो तो मानेंगे। और मेरे तो समझ में नहीं आया कि औरतें धर्मों को क्यों मानती हैं, क्योंकि उनका तो सपोर्टिंग रोल है। अब मैं नहीं कर सकती ये सपोर्टिंग रोल, ना ना ना। मेरे जीवन में मेरी भूमिका मुख्य है। पता नहीं क्यों मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही थी। मैंने माँ से पूछा और मैं क्या हूं आपके जीवन में? तुम अहम किरदार हो। अहम? मैं आपका इकलौता बेटा आपके जीवन में मुख्य नहीं है ना। मुख्य तो कोई नहीं। मैं मेरे जीवन में मुख्य हूं जैसा तुम्हारे जीवन में तुम। माँ बड़ी सहजता से ये बातें बोल रही थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पर मैंने कहा नहीं कोपल, नहीं, रोना नहीं है। एक नास्तिक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोना। माँ मैं आंसू के एक बूंद भी नहीं गिराऊंगा। मैं सीधा अपने सुधीर के पास चला गया, जो मेरा पक्का दोस्त था। सुधीर, सुधीर नीचे आओ। वो मेरा एकदम पक्का दोस्त था बचपन से, बहुत अच्छा लड़का है। सुधीर, अरे नीचे आना बे। देख मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। चल हनुमान मंदिर चलते हैं। हम लोग हनुमान मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठ गए। मैंने उसे अपनी बात बताई। अरे आप लोगों को वहां होना चाहिए था, तू देखते क्या गुस्सा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने कहा सुधीर बहुत सही गुस्सा होता है यार तू तो। हाँ यार कोपल भाई, तेरे घर तो यार ट्रेजेडी हो गई है। अरे मुझे लगा कि बजरंग बली से माँ की शिकायत कर दूं क्या। तो लगा एक नास्तिक का बजरंग बली क्या ही उखाड़ लेंगे। तभी सुधीर उठा और उसने कहा गोपाल, एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के ऊपर पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है और चूं तक नहीं करती है। माँ भाई चूं तक नहीं करती है। अरे तेरी माँ है यार, कैसी निकल गई यार। हाँ यार कैसी निकल गई यार। और तेरे घर में चल क्या रहा है, नास्तिक पास्तिक। छी, माँ हो के नास्तिक। छी 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 छी। मैंने भी उसकी छी में अपनी छी मिला दी। तभी वो मेरे चारों तरफ गुस्से में घूमने लगा। मैंने कहा ओ वाह, दोस्त हो तो ऐसा। वो मेरी बात पर मुझसे भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। ए सुधीर, सुधीर, लव यू भाई। यार गोपाल, तेरे से एक बात कहनी है। हाँ बोलना भाई। देख तूने ही अपनी माँ की बात छेड़ी है तो इसीलिए बता रही हूँ, बुरा मत मानना। यार मेरी माँ नास्तिक है, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। तू बोल। यार गोपाल, गांव वाले तेरी माँ के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। क्या मतलब? मतलब यार कहते हैं कि तेरे घर में कोई भी आ जा रहा होता है। अरे अवस्थी जी आते हैं, गुप्ता जी आते हैं, सोनी जी आते हैं, तू तो सबको जानता है ना। अरे पर वो तो सब अकेले आते हैं ना, अपनी लुगाइयों के साथ थोड़ी आते हैं। लुगाई? अरे मतलब अपनी बीवियों के साथ थोड़ी आते हैं। और रात में 11 बजे 12 बजे तक तेरे घर में हंसी ठट्टे की आवाज़ें आ रही होती है यार। अरे पगले,
वो आवाज़ें इसलिए आ रही होती हैं कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे रात भर खुले रहते हैं, तो इसलिए वो आवाज़ें बाहर चली जाती हैं। हाँ, पर तू तो सो जाता है। हाँ, तो तेरे को कैसे मालूम कि आवाज़ें कब बाहर जाती हैं, कब अंदर जाती हैं, खिड़की दरवाजे कब खुले रहते हैं, कब बंद हो जाते हैं? तू कहना क्या चाहता है कुत्ते? तू कहना क्या चाहता है? वाह, अभी लव यू अब सीधा कुत्ते पर आ गया। वाह यार, मैं थोड़ी कह रिया हूं, ये तो गांव वाले कह रहे हैं कि तेरी माँ असल में गुलछर्रे उड़ाती है। गुलछर्रे? हनुमान मंदिर पर पहली बार मैंने वो शब्द सुने थे, गुलछर्रे। मैं जब भी ये शब्द सुनता हूं, मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा कौंध जाता है। सच में इतना क्रूर शब्द है ये। मैं हनुमान मंदिर पर बैठ नहीं पाया था, मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी। तो घर आकर माँ से कहा कि माँ, आपको पता है वो शब्द बने ही नहीं थे जिससे मैं माँ से बात कर पाऊँ। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाया था, मैं बस उनके अगल बगल चक्कर लगाता रहता था। बस मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा जब मेरा सिर गुस्से से फट जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं सीधा घर के बाहर गया और मैंने माँ को आवाज दी, माँ मुझे आपसे बात करनी है, बाहर आओ। माँ, मैं चीखने लगा था, माँ 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 माँ। क्या हुआ गोपाल, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरी जबान लड़खड़ाने लगी थी, पर मुझे मेरी माँ से बात करनी ही थी। माँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप माँ, आप ये आप इतनी सुंदर क्यों हो माँ? क्यों इतनी सुंदर? आप बाकी माँ जैसी माँ क्यों नहीं हो? आपने सुधीर की माँ को देखा है, पिंकी की माँ को देखा है, असलम की माँ को देखा है, कैसी दिखती है वो? गांव में सारी माँ एकदम माँ जैसी दिखती है, और आप खुद को देखो कैसी दिखती हो, देखो सुंदर कहीं की। माँ मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ रखा, हे गोपाल, क्या हो गया है? अच्छा तू बता, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अब ये स्लीवलेस वाला ब्लाउज क्यों पहनती हो? जानबूझ करना, ताकि आपके कंधे दिखें। और मैंने देखा है सुबह सुबह जब आप स्कूल जाती हो तो साड़ी भी ऐसे पहनती हो, ताकि आपका पूरा पेट दिखता रहे। आपको क्या लगता है रात में सो जाती हूँ? नहीं माँ, मुझे सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है, कब खिड़की दरवाजे खुले रहते, कब बंद। गोपाल! मैं चीख पड़ी, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। माँ की आंखों में डर था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? तू सुन रहा है खुद को? तू सुन रहा है खुद को? कैसा अपने बाप जैसा हो गया है। एक ही तो आदमी था जिससे मैं बहुत चिढ़ता था, तेरा बाप। मैं उसके जैसा नहीं होना चाहता था, नहीं होना चाहता। फिर इस विषय पर मैंने माँ से कभी कोई बातचीत नहीं की, और उन्हें पता था मैं बहुत नाराज हूं उनसे। बस मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। घर में लोगों का वैसे ही आना जाना लगा रहा, हंसी ठट्टे की आवाजें वैसे ही आती रही। वाह माँ वाह, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर मैंने देखा एक दिन माँ पूरी बाह का ब्लाउज पहने हुए स्कूल जा रही थी।
मैं कमरे में गया, उनके सारे स्लीवलेस ब्लाउज उठाई और बाहर जाकर कूड़ेदान में फेंक। अब पता चलेगा कोपल से पंगा। शाम को माँ घर पर आई, वो कमरे में गई। मुझे लगा कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर एक दिन देखा माँ नया स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर आई। मौका मिलते ही मैंने वो ब्लाउज भी उठाया और बाहर कूड़ेदान में जाकर ब्लाउज कहाँ गायब हो रहे हैं ये ना तो कभी माँ पूछती थी, और नए ब्लाउज कहाँ से आ रहे हैं ना मैं माँ से पूछता था। हम लोगों के बीच में एक अजीब सा मूक युद्ध चलने लगा था। कोई किसी से कुछ नहीं कहता था, ना कोई हार मानने को राजी था, ना वो ना मैं। फिर एक दिन अच्छी खबर आई, मेरी जॉब लग गई मुंबई में। मेरे घर में बहुत पेड़े आए, बहुत सारे। मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिए और मेरा पेट खराब हो गया। अच्छी चीज़ मिल जाए तो पचती नहीं है। मुझे लगा कितना अच्छा मौका है माँ को बताने का कि माँ अब हम लोग मुंबई में रहेंगे ना। मैं सीधा माँ के पास गया। माँ माँ, गांव में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, चलो ना मुंबई में, हम लोग वहीं रहेंगे ना। मुंबई गजब का शहर है माँ, वहाँ किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आपको जैसे रहना वहाँ रहिए, आपको खुली छूट है। माँ ने कहा तू बम्बई जा, तेरे को वहाँ जैसे रहना है रह, तेरे को खुली छूट है। माँ मेरी बातों में नहीं फंसी, जिद्दी औरत है, अब क्या बताऊँ। अच्छा, गांव वाले क्या कहेंगे, मैं माँ को अकेला छोड़कर बम्बई चला गया है, तो उनसे कहना कि तेरी माँ विकलांग नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। ठीक है, आपको जैसे रहना है रहो, पर कम से कम आप ये माँ आप ये स्लीवलेस ब्लाउज पहनना छोड़ दो ना माँ, प्लीज प्लीज। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वो मेरे पास आई। बेटा, मुझे लगता था तेरे बाप के जाने के बाद मैं आज़ाद हूँ, पर मैं गलत थी। अभी तू भी तो है। ठीक है, अब से मैं स्लीवलेस ब्लाउज कभी नहीं पहनूंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, खुश है तू? खुश है तू? मैं बहुत देर तक माँ के चेहरे को देखता रहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। पर तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो माँ, तुझे अपना कहानी संग्रह पूरा करना पड़ेगा। चोर चोरी चोरी मेरी कहानियां पढ़ रही थी। हाँ, आपको कैसे पता माँ मैं लिख रहा हूं? तेरी माँ हूं, इतना तो चोरी का हक है ना। तू कसम खा अपना कहानी संग्रह पूरा करेगा, खा कसम। मुझे याद है वो दोपहर का वक्त था। माँ आंगन में बीचों बीच खड़ी थी। उनके पीछे एक हरा घना पेड़ था। तब मैंने माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी, माँ मैं अपना कहानी संग्रह जरूर पूरा करूंगा। मैं बंबई आ गया था, नया नया जॉब था तो बहुत काम करना पड़ रहा था। उसी वक्त से माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उन्हें खांसी के दौरे पड़ते थे। माँ का कभी कभी फोन आता था तो वही एक बात पूछती थी, तो क्या लिख रहा है आजकल। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि इतनी सब व्यस्तता के बावजूद भी मैंने अपना कहानी संग्रह पूरा कर लिया। मैंने उसका नाम त्रासदी रखा। उसके पहले पेज पर ही मैंने लिखा था माँ के लिए। मैं सोचता था जब भी मेरा कहानी संग्रह प्रकाशित होगा तो मैं इसे सीधा लेकर गांव जाऊंगा और उसे माँ की गोद में रख दूंगा। माँ देखो 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 देखो, खोलो खोलो खोलो। नहीं 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 नहीं, पहले पहला पन्ना खोलो खोलो। देखो देखो क्या लिखा है आपके लिए। हमारा प्लेन समय से उतर चुका था।
मेरा गांव एयरपोर्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर था। मुझे अभी भी पसीना आ रहा था, आंखें अभी भी जल रही थी, पर मार का असर इतना कमाल था कि मेरा सिर हल्का बना हुआ था। मैंने टैक्सी की और गांव की तरफ चल दिया। मैं आखिरी बार 2 साल पहले गांव गया था। वो मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। वो दिन कितना भयावह दिन था। मुझे आज भी याद है, मैं अपने ऑफिस में था, तभी सुधीर का फोन आया। ओ सुधीर, यार तूने कैसे इजाजत दे दी यार? क्या इजाजत दे दी मैंने? यार सोनी जी कैसे रह सकते हैं तेरी माँ के साथ? कौन साथ रहने लगा है? ओ भाई तेरे को नहीं मालूम, सोनी जी तेरे घर में रहने लगे हैं तेरी माँ के साथ। और गांव में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यार। कुछ लोग तो कह रहे हैं तेरी माँ तो असल में, वो मुझे सब कुछ बता देना चाहता था, पर मुझे एक ही वाक्य सुनाई दे रहा था, असल में मेरी माँ खुल्लम खुल्ला गुलछर्रे उड़ाने लगी। उन्हें पता था कि मैं यहाँ बंबई में हूँ, मुझ तक ये खबर पहुंचेगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा, पर माँ को फर्क ही नहीं पड़ता है। माँ 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 माँ, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सीधा अपने गांव गया और जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खटखटाया तो देखा सोनी जी ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही बोले, अरे कोपल तुम आ रहे हो और तुमने मुझे बताया नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सुनिए, देखिए कौन आया, आपका लाडला लेखक कोपल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, माँ अंदर अंदर। मैं इस आदमी की आवाज भी नहीं सुनना चाहता था। मैं सीधा कमरे में गया। मैंने देखा खूंटी पर सोनी जी के कपड़े टंगे हैं। मैंने गुस्से में अपनी आंखें बंद की, माँ के पैर छू। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा माँ बहुत बीमार, जर्जर। ये क्या हाल बना रखा है माँ? नहीं नहीं, उठने की जरूरत नहीं है। तभी सोनी जी की आवाज आई, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, पर मानती कहाँ है। मैंने कहा कि अरे जाओ कोपल को बता देते हैं, तो कहने लगी नहीं 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 नहीं, वो दूर रहता है ना, परेशान हो जाएगा। मैंने कहा कि उनके पास रहो जाके, तो बोला नहीं 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 नहीं, मानती ही नहीं। अरे भैया मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। ये आदमी चुप होने का नाम ही नहीं लेगा क्या? इसको पता नहीं है क्या, इसके कपड़े माँ के कमरे में खूंटी पर टंगे हुए हैं। ये आदमी मेरे किचन में खाना बना रहा है, और ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि मेरी माँ कैसी है कैसी नहीं है? आप यहां से जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाइए। तभी माँ ने कहा कि नहीं नहीं सोनी जी रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। गोपाल तुम बाहर जाकर बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। मैंने माँ की तरफ देखा और सोनी जी की तरफ देखा। माँ मैं बाहर, हाँ मैं आती हूँ ना। मैं बाहर कमरे में आकर बैठ गया, जहाँ पर हमारे यहाँ मेहमान आकर बैठते थे। मैंने देखा कमरा साफ सुथरा था, नए पर्दे लगे हुए थे, भगवान की अलमारी में भगवान थे और अगरबत्ती भी जल रही थी। वाह माँ क्या बात है। थोड़ी देर में माँ हाथ मुँह धोकर आई और मेरे सामने आकर बैठ गई। वो इस बीमारी में भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। तू आ रहा है, तूने बताया नहीं, मैं तेरे लिए कुछ बना देती। माँ उठो, अपना सामान बांधो, अब से हम बम्बई में रहेंगे। मैंने फ्लाइट के टिकट भी करा लिया। माँ मुझे एक भी बात नहीं सुननी है, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अरे बाबा, देखा सोनी जी कितना प्यार करता है मुझसे, है? मुझे कुछ भी हुआ तो तुरंत दौड़ा चला आया।
अरे गांव वाले लोग क्या कहेंगे, अरे गोपाल को देखो, माँ के बारे में खबर सुनी तो बंबई से चला आया, कितना प्यार करता है। माँ मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। जबरदस्ती ले जाएगा? हाँ। तेरी रजामंदी नहीं लेगा ना? तुझे रख पाएगा तू अपने साथ? क्यों नहीं रखूंगा, आप मेरी माँ हो। कैसी माँ? जो तुझे गांव में रहकर शर्मिंदा कर रही हो, ऐसी माँ को क्यों रखना अपने साथ? माँ आप ये क्या कह रही हो? इसलिए तो आया है ना तू? हाँ मैं इसीलिए आया हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ खुश हूँ? नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप ये आप मैंने देखा माँ को अचानक खांसी के दौरे पड़े हैं। सोनी जी ने तुरंत उन्हें संभाला, उनके पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें अंदर ले गए। मैं उठना चाहता था, माँ के पास आना चाहता था, पर मेरी वहां जगह ही नहीं थी। तभी माँ की आवाज आई, कोमल। हाँ माँ। बेटा मैंने पूरी जिंदगी कई दुकानें खोल रखी थी। दुकानें? हाँ, अच्छी बेटी की, अच्छी औरत की, अच्छी बीवी की, अच्छी टीचर की, अच्छी माँ की, और मैं लोगों को वही बेच रही थी जो लोग खरीदना चाहते। और बेटा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी अपेक्षाएं वैसी की वैसी ही रहती। और इन सब के बीच मुझे मेरे लिए एक टपरी भर की भी जगह नहीं मिली। और यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक औरत के लिए जरा सी भी जगह छोड़ दी जाए। तो बेटा मैंने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए, अब मैं किसी को कुछ नहीं बेच रही, और ना तुझे। तभी एक हवाई जहाज हमारे घर के ऊपर से गुजरा। माँ, हवाई जहाज! माँ ने तुरंत ऊपर देखा, तो फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी सोनी जी दौड़ कर गए, किचन से बतासे ले आए। उन्होंने एक बताशा माँ को दिया और एक मुझे दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं ऑफ शुगर हूँ, मैं नहीं खा सकता, मैं आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे हाँ 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 हाँ, इसमें तो शक्कर ही शक्कर मिली होती है, इसको तो नहीं खाना चाहिए। अरे बिल्कुल आप। ये कहते कहते ही उन्होंने वो वाला बताशा अपने मुंह में रख लिया। बेटा तू कितना बदल गया है, बम्बई रहता है, वहाँ के तो रंग ढंग आएंगे। बेटा सुन ना, मैं तुझसे शाम को खाने में बात करूँ ना, मुझे बहुत थकान लग रही है। हाँ, और सोनी जी दाल तड़का बनाना कोपल के लिए, ये बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ बेटा। सोनी जी दाल तड़का अच्छी बनाते हैं। माँ के कमरे में खूंटी पर सोनी जी के कपड़े टंगे हुए हैं। भगवान की अलमारी में भगवान जी हैं। सोनी जी और माँ मिलकर बताशे खा रहे हैं। मुझे लगा मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया है। थोड़ी देर बाद सोनी जी मेरे पास आए। बेटा वो असल में तेरी माँ ऐसी नहीं है, वो बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हैं। चिड़चिड़ी हो गई हैं कि धार्मिक हो गई हैं, वो भगवान को मानने लगी हैं। अरे बेटा वो तो भगवान की अलमारी खाली रहती थी तो मैं बाहर से कुछ फूलों को लाकर उनमें रख देता था, कुछ तो रहे उसमें। ये तो बेटा वैसे ही नास्तिक है, पर बहुत अच्छी हैं। एक हूँ पर अच्छी है ना तेरी माँ।
मैं बहुत देर तक सोनी जी के चेहरे की तरफ देखता रहा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे उनकी आंखों में प्रेम दिखा। अबे मेरी माँ है वो साले। ये मुझसे नहीं देखा जा रहा था। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मैं वहां एक पल भी नहीं रुका और वापस अपने घर बंबई आ गया। बंबई आते ही मैंने माँ को कोई फ़ोन नहीं किया। उनका भी मुझे कोई फ़ोन कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, करो जिसे जो करना है, रहना है जैसे रहना है, रहो मेरी बला से। कुछ महीनों बाद माँ का फ़ोन आता है। बेटा कोपल कैसा है? सुन, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, पर सोनी जी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेटा तू झूठ बोल रहा था ना? तूने लिखना तो नहीं छोड़ा है ना? बेटा वो मत छोड़ना, वो तेरी कल्पना है, और कल्पना ही तो सच होता है ना। यथार्थ के चक्कर में मत पड़ना, वो तो झूठ। मेरे पास एक वॉशरूम में बाल्टी हुआ करती थी। मैं वॉशरूम गया और वो बाल्टी लाया, उसे अपने कमरे के बीचों बीच रखा, अपना कहानी संग्रह लाया, त्रासदी, उसके टुकड़े टुकड़े किए। और आग लगा दी। माँ के लिए, माँ के लिए। मैंने क्या कर दिया? इस बात को 2 साल हो गए थे। 2 साल से मैंने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी। पता नहीं अब कैसी दिखती। भैया एसी चालू कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। एसी तो चालू ही है, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है। तभी टैक्सी गांव के भीतर आ चुकी थी। आप पहली बार इस गांव में आए हैं? टैक्सी वाले ने पूछा। नहीं, मेरा यहाँ अपना घर है। अच्छा अच्छा, किसी से मिलने आए हैं? हाँ। कौन रहता है यहाँ आपका? माँ रहती हैं। मैं रहती थी, नहीं बोल पाया। कैसे बोल दूँ? तभी गाड़ी मेरे घर के पास आकर रुकी। मैं उतरा और मैंने देखा सुधीर सामने ही खड़ा था। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया। कैसा है गोपाल? अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ। जा जा अंदर जा, माँ अंदर है, मैं तेरा सामान लेकर। उसने इतनी सहजता से कह दिया कि माँ अंदर है, जैसे मैं घर के अंदर जाऊंगा और वहां मुझे मेरी माँ मुस्कुराती हुई खड़ी दिखेंगी। और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि कहाँ था इतने साल, क्यों नहीं आया मुझसे मिलने, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं व्यस्त था। जाना अंदर। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ।
मैं अंदर गया तो देखा आंगन में बीचों बीच माँ लेटी हुई है। सोनी जी उनके पास थे। मैं माँ के पास गया, सोनी जी से दूर बैठा। माँ मैं आ गया हूँ। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तभी सोनी जी ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख लिया। वो रो रहे थे, सुबक सुबक कर। मैंने झटका दिया, वो बाहर चले गए। थकान की खुशबू कहाँ चली गई माँ? माँ थकान की खुशबू कहाँ चली गई? मैंने उनके हाथ को छुआ, वो बहुत ठंडे थे। उनके माथे को देखा। माँ मैंने आपकी कसम झूठी नहीं खाई थी माँ। मैंने अपना कहानी संग्रह पूरा कर लिया था माँ। उसका नाम त्रासदी रखा था माँ। उसके पहले पेज पर ही आपका नाम लिखा था। अरे वो मुझसे गलती से चल गया माँ, सच में, आपकी कसम। माँ उठो ना, माँ उठो। मैंने 2 साल से आपसे बात नहीं की है माँ। उठो ना माँ। मैंने देखा सोनी जी दरवाजे पर फूट फूट कर रो रहे थे। तभी सुधीर अर्थी का सामान लेकर आया। उसके साथ 2 लोग और थे, शायद वो उसके दोस्त थे। चलो अच्छा है, अब माँ की अर्थी के साथ हम 5 लोग हो जाएंगे। इस पूरे गांव से माँ की अर्थी पर हम सिर्फ 5 ही लोग थे। मेरी नास्तिक माँ। हम लोग शमशान घाट पहुंचे। लकड़ी पर माँ को लिटाया गया, उनके ऊपर कुछ और लकड़ियां रखी गईं। मैं देख रहा था लकड़ियों के बीच जैसे कोई हरा घना पेड़ लेटा हुआ है। उनके बगल में सोनी जी बैठे हुए थे। वो अभी भी रो रहे थे, फूट फूट कर। वो कितने कोमल दिखाई दे रहे थे, कोमल, कोमल। तभी सुधीर जलती हुई लकड़ी लेकर आया, मुझे पकड़ा दिए। माँ को अग्नि देनी है। उसी वक्त एक हवाई जहाज ऊपर से निकला। मैंने हवाई जहाज को देखा और माँ को देखा। मैंने टाटा करना चाहा पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैंने अपने आप को देखा, जलती हुई लकड़ी पकड़े मैं एक सैनिक लग रहा था। कठोर हो गया था, इतना कठोर। मैं नहीं था कोमल, मैं वो हो गया था जो माँ नहीं चाहती थी। फिर बहुत मनाने के बाद अंत में सोनी जी ने ही माँ को अग्नि दी। हम लोग घर आ गए थे। सोनी जी एक मोटी सी फाइल लेकर मेरे पास आए। ये क्या है सोनी जी? अरे ये तू नहीं जानता? तू बचपन में जो झूठ झूठ लिखा करता था ना, देख तेरी माँ ने कितना संभाल कर रखा है। और इसका एक एक पन्ना मैं उसके मुंह से कई बार सुन चुका। और बाबा वो कैसे खिलखिलाया करती थी। मैं अपने झूठ को देख रहा था। माँ ने कितना संभाल कर रखा था मेरे झूठों को। मेरी माँ है फिलाग्या निलोगना। मैं ही गोरकी नहीं हो पाया था। हमारी माएँ हैं महान, पर हमने कहीं उन्हें दर्ज ही नहीं किया। और अगर उन्होंने कुछ लिखना चाहा तो हमने उनके पेन तोड़ दिए। अगले दिन हम माँ की अस्थियां लेने पहुंचे।
मैंने देखा सोनी जी राग को कुरेद रहे थे, वो अभी भी माँ को टटोल रहे थे। मैंने जेब से एक पन्ना निकाला, माँ मैंने एक झूठ लिखा आपके लिए, सुनाऊं? धूप चेहरा जला रही थी, परछाई जूता खा रही थी, शरीर पानी फेंक रहा था, एक दरख्त पास आ रहा था। मैं उसके आंचल में पला हूं, उसकी वात्सल्य की सांस पीकर आज मैं भी हरा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस जंगल में एक पेड़ ने मुझे सींचा है। मैं उस पेड़ को माँ कहता हूं। रंगमंच की जीवंतता और साहित्य के गहरे रंगों को समाहित किए हुए 3 दिवसीय आहान नाट्य समारोह की यह अंतिम प्रस्तुति थी त्रासदी। इस नाटक की निदेशक श्रीमती शोभा चटर्जी मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे यहाँ आए और इस नाटक का परिचय दें। आदरणीय शोभा मैम। अखंड शर्मा, साउथ पीयूष पांडा, लाइट मुकेश जिज्ञासी जी, और बालेंदु मुकेश पाचोड़े, कंचन, प्रत्यूष, अंश, ये सभी हमारे मंच पर एक सहायक आ जाइए। बालू, आज आप सभी आए, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका आभार। आहान नाट्य समारोह का ये आज तीसरा दिन था और ये अंतिम प्रस्तुति नाटक की हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी उपस्थित हैं, आदरणीय श्रीमती रीता वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय श्री उमाकांत गुंदेकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश की डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय श्रीमती भारती सिंह राजपूत जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं।
आप सभी को हम लोग आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की। और जो नाटक की मैं परिचय देना चाहूँगी, त्रासदी का जो एक प्रभावी मंचन आपने यहाँ पर देखा, उसमें लेखन था श्री मानव कौल जी का, उसमें अभिनय था श्री अखंड शर्मा जी का, उसकी निदेशक आदरणीय श्रीमती शोभा चटर्जी मैम रही हैं, और साथ ही जो साउंड है वो सुमित पांडा जी का यहाँ पर रहा है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ, मैं चाहूँगी कि वे अपना परिचय दें। पीयूष पांडा। कंचन विश्वास। बालेंद्र सिंह। मुकेश पाटोड़े। अखंड शर्मा। दो पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए, और मैं आप सभी के लिए वो कहना चाहूँगी। मन के सुंदर लोगों का श्रृंगार नहीं होता, मन के सुंदर लोगों का श्रृंगार नहीं होता, और भावनाओं से भरे अपने का आभार नहीं होता। आपका ये साथ हमेशा हम लोगों के साथ बना रहेगा। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री आलोक चटर्जी के स्मरण में यह 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया। आपकी उपस्थिति, आपका साथ, आपका सहयोग यूं ही हम लोगों के साथ बना रहेगा। इसी के साथ आज का यह 3 दिवसीय आहार नाट्य समारोह संपन्न होता है। ये एक शुरुआत है जो सतत चलती रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रंगमंच जीवंत है, आपका साथ यूं ही बना रहे। ये यही संपन्न होता है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।